रिकॉर्डिंग भी लगाओ, रिकॉर्डिंग करो। हो गया, चलो ठीक है। तो चलिए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे, देख लेंगे उसको। थोड़ा आप सिलेबस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पावर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तो शक्ति। तो आज का हेडिंग है पावर, शक्ति। तो पावर को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज पावर अगर पूछे, व्हाट इज पावर अगर पूछे तो क्या बताओगे? व्हाट इज पावर, व्हाट इज एनर्जी अगर पूछे तो क्या बताओगे? बताइए। बचपन से तो पावर पढ़ के आए होंगे। ये पावर हो गया, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ। अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे आप डिफाइन करोगे बताओ? बचपन से पावर पढ़े होगे, मतलब शक्ति पढ़ोगे, ऊर्जा पढ़ोगे। तो हाँ पढ़े हैं, तो इसका क्या होगा डेफिनेशन? हाँ खत्म, टाटा बाय बाय। क्या पावर किसको बोलेंगे जी? कार्य करने को दर को शक्ति कहेंगे, शक्ति को दर को पावर कहेंगे। ऐसे कुछ होता है, याद नहीं है? देखो पावर क्या है, पावर हमें बताता है कोई काम किस रेट से हो रहा है। कोई काम को अगर हम कर रहे हैं तो किस रेट से कर रहे हैं, यानी ये सीधा हो गया इफिशियंसी से बात। अगर दो तरह का आदमी है, एक मान लो मजबूत आदमी है, एक थोड़ा कमजोर आदमी है, तो काम कौन फास्ट करेगा? जो मजबूत है। तो जो पावर है ना, वो ये बात बताता है जो कोई जो वर्क हो रहा है वो कितने के दर से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, कितनी फास्ट हो रहा है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या बताता है? एनर्जी बताता है कैपेसिटी क्या है। समझ गए? यानी काम करने का जो कैपेसिटी है वो कितना है। दो चीज अलग है। एक है वर्क डन, यानी काम जो हो रहा है कितना हो रहा है, किस रेट से हो रहा है। अगर रेट की बात बोले तो वो हो जाएगा पावर, और कैपेसिटी की बात होगा तो क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको पावर को डिफाइन करना पड़ेगा तो पावर क्या बोलेंगे? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इसी को बोलते हैं और ट्रांसफर एनर्जी, यानी किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, और अगर हमको एनर्जी की बात बोले, जो कि बाद में हम लिखा देंगे, एनर्जी अच्छी यहीं लिख देते हैं, या अभी पावर ही रहने दो, तो एनर्जी क्या बताएगा? कैपेसिटी को बताएगा, एनर्जी कैपेसिटी को। ठीक है, तो अब ये बताओ पावर का जो है यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर तो जनरली तो हम इसको बोलते हैं वाट, लेकिन और सारा चीजें होता है, वाट बोलते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये है। अब देखो, अब जब पावर पढ़ेंगे तो हम दो तरीका से पढ़ेंगे पावर को। एक हम पहला पढ़ेंगे डीसी पावर, यानी पावर जो पढ़ेंगे डीसी के लिए, और दूसरा जो पावर होगा एसी पावर। ठीक है, एक डीसी पावर, दूसरा एसी पावर। अब देखो एसी पावर को भी क्या करेंगे हम? दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका वन, आइए फायर है, तो फायर का मतलब होता है फेज, सिंगल फेज पावर। और दूसरा क्या होगा? थ्री फेज पावर। तो उतारिए जल्दी से।
हो गया, ठीक है। तो पावर को दो भाग में बांटे, डीसी पावर, एसी पावर। एसी पावर को दो भाग में बांटे, सिंगल फेज पावर और थ्री फेज पावर। और इसी को हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको भी हम दो फेज में बांट लेते हैं, दो भाग में। जो पावर होता है वो दो तरह कनेक्शन में हम देखेंगे, पावर इन स्टार कनेक्शन, पावर इन स्टार, और दूसरा पावर इन डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो, तो पहला हम पढ़ते हैं डीसी पावर। डीसी पावर, अब बताओ डीसी पावर जब हम पढ़ते हैं डीसी सर्किट में, अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तीन एलिमेंट होता है। कौन कौन? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीन। तो जब हम डीसी सर्किट पढ़ते, क्या डीसी सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं? क्या नहीं होते हैं। तत्काल काम करता है, तत्क्षणिक के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, थोड़ा देर के लिए, उसके बाद वो काम नहीं करता, इसलिए वहां हम उसको कंसीडर नहीं करते। यानी डीसी सर्किट में सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? ओनली और ओनली कौन एलिमेंट रहता है? रेसिस्टेंस रहता है, आर रहता है, ठीक। तो इसलिए डीसी पावर जब हम बात करते हैं, डीसी में मान लो ये अगर आर है और ये यहां अगर मान लो आई करंट जा रहा है, या मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी आ रहा है, ठीक। तो डीसी में जो पावर की बात करते हैं, एक ही पावर होता है जिसका नाम है एवरेज पावर, पी एवरेज पावर। और एवरेज पावर क्या होता है? या तो वोल्टेज को करंट से गुना कर दो, वी आर इंटू आई, या नहीं तो क्या करो, आई को स्क्वायर कर दो इंटू आर कर लो, और नहीं तो वी स्क्वायर और आर से भाग दे दो। तो ये तीन तरह के पावर डीसी सर्किट में होंगे, इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि यहां एक ही टर्म है तो एक ही पावर होगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर एक ही एलिमेंट है तो जो एलिमेंट है एक ही तरह का खाना खा रहा है तो उसका नाम एक ही तरह का हो जाएगा। यानी अगर आर है तो वो एक ही पावर खा रहा है, जिसको एवरेज पावर बोल रहे हैं। तो यही एवरेज पावर हुआ, इसी को हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं, इसी को रियल पावर बोलते हैं। तो एसी में एवरेज पावर ही सभी पावर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिखिए जल्दी से। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ये है एक आपका हीटर। हीटर का काम क्या है? क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हीटर पे लिखा हुआ है आपको 1000 वाट और लिखा है 230 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा एग्जाम में, जो बताओ अगर हम जानते हैं ये हीटर है, ये हीट बना रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो अपने पास कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है? रेसिस्टेंस, वही है ना एक एलिमेंट, आरएल के फॉर्म में अगर देखें तो रेसिस्टेंस, ठीक है। अब रेसिस्टेंस जो है वो पूछ रहा है, अगर ये इतना इसका कैपेसिटी है, इतना वोल्ट पे चल रहा है, तो बताओ ये इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, जो नाइक्रोम का मान लो बना है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? यानी आर बराबर वाट क्या होगा? यानी रेसिस्टेंस ऑफ हीटर पूछेगा। फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ हीटर, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ हीटर। तो क्या होगा, बनाओ, कैसे निकालोगे?
आप लोग कीजिए। फिर 2.9 ओम। तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन कैसे किया? तो आपने देखा यहां क्या क्या दिया है, 100 वाट। ये 100 वाट है, यानी क्या है, ये पावर, अभी बोले पावर का यूनिट क्या है, वाट होता है। तो ये हो गया P और ये क्या हो गया V। ठीक है, तो हमें P और V और R में संबंध ज्ञात करना है। तो P तो है, V और R, देखो ये बनेगा ना, क्योंकि I तो है नहीं। R यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन I निकालना पड़ेगा, तो हम क्यों उतना टेंशन ले। और अगर यहां से हम निकाले तो यहां हमको I निकालना पड़ेगा, लेकिन R है ही नहीं यहां, तो ये फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा, सीधा ये फॉर्मूला। यानी अगर हम P बराबर लिखें तो P बराबर होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब V² आपके क्वेश्चन में कितना है, तो ये आपको है 230 का स्क्वायर, तो 230 गुना 230। अब पावर कितना है, 1000। अब यहां से 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, कितना हो जाएगा 529/10 बराबर हो जाएगा 52.9 एम्पियर ना, ओम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, ऐसा था है ना। ऐसा ही है, इतना इजी इजी पूछता है, उसमें भी गड़बड़ा देता है आदमी कैलकुलेशन में ही। ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है, मीटर्स लगभग एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे। एएलपी तो वैसे छोड़ो, जेई में पूछ रहा है ये, एएलपी तो बहुत सारा जेई में पूछ रहा है। हाँ चलिए, अब आ गया, इतना ही था आपको। डीसी में एक ही एलिमेंट रहता है, इसलिए एक ही टाइप का पावर निकलता है। अब हम आते हैं एसी पावर के करीब। एसी पावर, ठीक। और एसी पावर में जो हम आएंगे, ये हम आएंगे सिंगल फेज पावर में। या ऐसा करते हैं, तो एसी पावर देखो कौन कौन एलिमेंट होगा, 3 तरह का होगा। एक रेसिस्टेंस होगा, ठीक, जिसको इस तरह दिखाते हैं। दूसरा होगा इंडक्टर यानी कॉइल, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। और तीसरा होगा कैपेसिटर, जिसको हम दिखाते हैं ऐसे। ये तो अब देखो, अब अगर पावर की बात करेंगे तो अब 3 एलिमेंट, 3 टाइप का पावर, ठीक है। तो देखो अब यहां जो पावर बनेगा, यहां पावर क्या बनेगा, यहां पावर तो हम पढ़ के आए हैं, सर्किट चाहे डीसी हो या एसी, रेसिस्टेंस है तो पावर तो सेम खाएगा। अगर एक बात बताओ, कोई आदमी अगर मान लो पटना में है, ठीक है, तो यहाँ चावल दाल खा रहा है, और दिल्ली चल जाएगा तो क्या करेगा, वो कुछ और खाने लगेगा क्या, वहां भी जाएगा तो वही चावल दाल नहीं खाएगा जो उसका बेसिक भोजन है। इसलिए जाओगे अगर इंडिया तो छोड़ो, विदेश भी जाओगे ना, तो इंडियन थाली लिखा रहता है, समझ गए। यानी पता है इंडिया में चावल चलता है, क्योंकि वहां तो वो भोजन करता नहीं है। अगर चाइनीज जाओगे चाइना, तो वहां भी इंडियन रेस्टोरेंट है, तो क्योंकि यहाँ का जो खाना, उस कल्चर का खाना वो लोग खाएगा, दूसरा कल्चर तो एडॉप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड में वही कल्चर चला गया है। तो सेम होता है। तो अगर कोई डीसी सर्किट में रेसिस्टेंस जो पावर लेता है, तो चाहे वो एसी सर्किट है, रेसिस्टेंस है, वही पावर लेगा, नेचर तो नहीं बदलेगा। तो इसमें जो पावर आपको आता है, इस पावर को हम लोग बोलते हैं, ये जो पावर खाएगा, इस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर। और यही पावर को और क्या बोलते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये डीसी के समान ही है, तो इसी को एवरेज पावर भी बोल देते हैं, एवरेज पावर। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रू पावर। ट्रू पावर। और क्या बोलते हैं, रियल पावर। रियल पावर। और क्या बोलते हैं, वाट पावर। वाट पावर। वाट पावर, ठीक। और याद करो, कुछ और बोलते हैं क्या, एक्टिव, एवरेज, ट्रू, रियल, वाट,
इसी को बोलते इफेक्टिव पावर। इफेक्टिव पावर छोड़ दो, वाट पावर, ठीक है, इतना चीज को बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसमें कौन सा पावर खाएगा, तो इसको डिनोट जो हम करते हैं, ये डिनोट करते हैं इस पावर को पी से। तो अगर पी लिखा रहे तो समझ जाना एक्टिव पावर है, एवरेज पावर है, ट्रू पावर है, रियल पावर है या वाट पावर है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जो होगा आपको, यूनिट जब भी देखोगे यूनिट में है वाट, चाहे वो किलो वाट है लेकिन वाट तो है, या मेगा वाट है, वाट रहे, तो समझ जाना वो एक्टिव पावर को डिनोट करता है, यानी पी को डिनोट करता है, ठीक। अब आओ, अब ये दो तरह का, ये देखो, एक ये है एल और ये है सी। अब हम जानते हैं ये इससे अलग है तो खाना भी अलग खाएगा। मान लो ये अगर मानव है, ये जानवर है, तो दोनों अलग चीज है, तो उसका खाने का स्टाइल भी अलग है, खाना का प्रकार भी अलग है। ये कुछ भी खा सकता है, तो क्या खाएगा, तो इसका जो पावर होता है, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो दोनों मिला के एक ही पावर खाएगा, और उस पावर का नाम है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। इसी पावर को और क्या बोलते हैं, ये एक टाइप से कौन सा पावर है, ये आपको बस एक सोच है, ऐसा कुछ पावर होता नहीं है, तो इसलिए इसका नाम होता है इमेजिनरी पावर भी, इमेजिनरी पावर, ठीक, इमेजिनरी पावर। और इसी को और बोलते हैं, इसके यूनिट के आधार पे इसको बोलते हैं भार पावर, भार पावर, ठीक। और इसको डिनोट किससे करेंगे, तो जब Q लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे यही पावर है। और इसका यूनिट क्या होगा, VAR, चाहे वो किलो भार रहे, मेगा भार रहे, लेकिन भार रहेगा। तो जब भार रहे तो समझ जाना Q है, और समझ जाना वहां जरूर L और C होगा। बार बार रिफ्रेश हो जा रहा है, ये ऑनलाइन वाला बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सभी के साथ हो रहा है क्या, देख लो एक बार, सभी के साथ दिक्कत हो रहा है क्या, या सही चल रहा है। अगर कोई हिंदी भाषी होगा तो इसी को बोलते वास्तविक पावर कर लेना। ये वास्तविक पावर आप लोग लिखते हो इसको, वास्तविक पावर, वास्तविक, वास्तविक पावर, वास्तविक पावर। इसको क्या बोलते हैं ना, प्रतिघाती पावर। और बोलो तो वो भी बोल सकते हो, काल्पनिक भी बोल सकते हो, लेकिन ये याद रखना है, काल्पनिक, काल्पनिक शक्ति, प्रतिघाती पावर, ठीक। नहीं सर, ऑल ओके, ओके है जी, चलो ठीक है, सही चल रहा है, तो ध्यान से पढ़ना, यहां समझोगे सब चीज समझते जाओगे। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, अब यहां क्या हो गया, दो पावर आ गया, एक हो गया एक्टिव पावर, एक हो गया रिएक्टिव पावर। अब अगर देखो ध्यान से, अगर आपके सर्किट में, अगर सर्किट में कोई आदमी दे दे, बोले एक सर्किट है, उसमें है R, L और C तीनों है। अब ये R है, ये L है, ये C है, ठीक है। तो अब आपको बोलेगा जो बताओ यहां कौन सा पावर है, तो अब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये कहेगा P पावर, ये दोनों मिलकर कहेगा Q पावर। अब इसका मतलब कौन पावर होगा, तो आप लोग कॉमन सेंस लगाओगे, कहोगे अच्छा यहां दो आदमी है तो ये मजबूत हो गया, ये कमजोर हो गया, तो इसका बात को हम मीनिंग देंगे। लेकिन ऐसा मजबूत और कमजोर से इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं चलता है। तो ये दोनों पावर अब आ गया तो कंट्राडिक्ट हो गया जो पावर का मामला। तब क्या होगा इस सर्किट में, तब तो दोनों पावर खा रहा है ना, ये L और C Q ले रहा है और ये P ले रहा है, तब हम किसको किससे डिनोट करेंगे। तब यहाँ इंजीनियर एक वर्ड निकाल के आता है, वर्ड खोज के आता है, बोलता है इस दोनों पावर को एक ऐसा पावर बना देते हैं जिसमें ये दोनों समा जाए। तो वो कौन सा तीसरा पावर आया, तो तीसरा पावर जो आया है आपको सर्किट में, वो आया है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर,
और इसी को बोल देते हैं वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर, ठीक, वर्चुअल पावर। और इसी में आगे आता है कॉम्प्लेक्स पावर, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो जहां एस रहेगा समझ जाना वो पावर कौन सा पावर है, अपरेंट। और जब एस रहे समझ जाना वहां कौन कौन प्रेजेंट है, पी और क्यू दोनों, यानी आर एल और सी। क्या सिर्फ आर और एल रहेगा तो नहीं होगा क्या, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये इसको भी क्यू से डिनोट करते हैं, इसको भी क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर आर एल रहे तो ऊपर भी एस होगा, आर सी रहे तो ऊपर भी एस होगा। लेकिन अगर सिर्फ आर रहे तो एस नहीं होगा। लेकिन अगर आर है तो बोल रहे हो एस है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पी बराबर तब एस हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सर्किट में अगर एस, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट कैसे पहचानोगे, तो अगर सर्किट में वी ए लिखा रहे, वोल्ट एम्पियर, इसको बोलते हैं वोल्ट एम्पियर, तो समझ जाना एस पावर है। तो जब वोल्ट एम्पियर यूनिट में रहे तो हमेशा समझ जाना वहां कौन सा पावर है, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर। तो देखना जो ट्रांसफार्मर आता है वहां रेटिंग VA रहता है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर में क्या है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। इसी तरह देख लेना जो तुल्यकालिक मशीन, जो सिंक्रोनस मशीन होता है उसका भी वोल्ट एम्पियर होता है, रिले का वोल्ट एम्पियर होता है, सर्किट ब्रेकर का वोल्ट एम्पियर होता है। तो समझ जाना वहां P और Q दोनों पावर है। इसी तरह डीसी मशीन पढ़ोगे तो वहां सिर्फ वाट होता है, किलो वाट या वाट में होता है। तो वहां समझना जब भी वाट की बात आए समझना वहां सिर्फ रेसिस्टेंस की बातें हो रहा है, क्योंकि वैसे भी अभी क्या पढ़े हो डीसी सर्किट में वाट ही पावर होता है ना, रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, तो अब देखो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ये है P, ये है Q, ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये एक रियल क्वांटिटी है। तो हम जो ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ में रियल और इमेजिनरी को क्या किस पे दिखाते हैं, तो ये हो गया रियल ग्राफ, एक्स एक्सिस को रियल कहते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी बोलते हैं, इसी को जे भी बोलते हैं, ठीक। इसी को इमेजिनरी भी बोलो, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, काल्पनिक है। ये रियल, तो रियल किस पे लाया करेगा, रियल के साथ जाएगा। तो मान लो इस पे रियल आ गया, मान लो ये P हो गया, और इमेजिनरी कहां आ जाएगा, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसको हम बोल देते हैं Q। अब मामला आ गया, अगर Q और P है तो S कैसे दिखेगा, तो हम आपको बताए जब भी AC पर होगे, AC में सिंपल जोड़ने देना, स्केलर नहीं होगा, क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को कैसे हम जोड़ते हैं, फेजर सम करते हैं, या फेजर सम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है, ये दोनों गया इसके बीच से एक या पैरेललोग्राम बनाओ, इसके समांतर में एक लाइन खींचो और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे मिला दो, तो ये जो पॉइंट देगा वो रिजल्टेंट देगा। और यहां रिजल्टेंट मतलब क्या है, एस है, एस है। अब बताओ ये एस है, ये दूरी और ये दूरी तो सेम है, और ये दूरी सेम है ना। तो अगर इस बात को हम लिखें Q, इतना दूरी को Q लिखें, तो बताओ S बराबर क्या हो जाएगा किस सर्किट में, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का √100 हो तो गया। अब इसी को ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको J एक्सिस भी बोलते हैं। तो अगर आप सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहोगे तो उसको क्या लिखोगे, S बराबर क्या, P प्लस J पे है तो दिखाओगे ना J पे है Q, इसी बात को J प्लस Q भी लिख देते हैं। और इसी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये भी लिखते हैं। और इसी पावर को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। और J के फॉर्म में रहे तो क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर भी क्या है, रियल और इमेजिनरी का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ क्वांटिटी है। और अगर मोड ले लेते हैं तो वो एपरेंट पावर बन जाता है। जब मोड नहीं लोगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, याद करना, बोलेगा अंतर पूछेगा आपसे, जब बताओ कॉम्प्लेक्स को भी एस से डिनोट करते हैं और एपरेंट को एफ से भी, तो दोनों में अंतर क्या है, बोलना जब मोड वैल्यू लेंगे तो वो एपरेंट बन जाएगा, और जब मोड नहीं लेंगे एक्सिस के साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स पावर। तो इतना बात याद रखना। अगर बोल दे कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट कर रहे हैं, कंजुगेट मतलब क्या, माइनस कर देंगे जो जे वाला टर्म है, तो ये सब चीज याद रखना। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एस के फॉर्म में, तो देखो ये एस, यानी इससे अंतर कैसे करोगे, तो इसी बात को हम लिखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पावर को एस बराबर भी गुना आई को कंजुगेट कर देंगे, तो इसका मतलब समझ जाना यही पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लिखो या ये लिखो, ये बस नहीं लिखना, ये दोनों एक ही है, ये कॉम्प्लेक्स पावर के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, एंगल भी आ जाता है, क्योंकि देखो एंगल है ना, इसमें तो एंगल नहीं है ना, ये जब लोगे ना तो इसके साथ एंगल आ जाता है, इसको इसका मतलब होता है कंजुगेट। तो एंगल कैसे लोगे, तो अगर यहां देखो टेन थीटा या कोस थीटा निकालो तो क्या होगा, P बाय S, या टेन थीटा निकालोगे तो Q बाय P, तो एंगल भी आ जाएगा।
आ जाएगा ना, क्योंकि कम्प्लेक्स में तो एंगल आएगा, लेकिन इसमें तो एंगल नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये कम्प्लेक्स पावर को चाहे भी आई कंजुगेट लिखो या एस बराबर पी प्लस जे क्यू लिखो, और एपरेंट को एस बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमेशा मोड में होगा तो एपरेंट होगा, कम्प्लेक्स में होगा तो एक्सिस के साथ आएगा या कंजुगेट या एंगल के साथ आएगा। इसका मतलब एंगल आ गया। ठीक है, अब इसी से अगर पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा तो क्या पढ़े थे, कोस थीटा, ये मान लो थीटा है तो क्या पढ़ोगे, पी एफ बराबर पी बाय एस, यहां से निकाल लोगे पी बाय एस, यही हो गया पावर फैक्टर। ठीक है, तो इस बात को आप लिखोगे, लिख लो सभी को। पी एफ मतलब कोस थीटा ना। अभी 1 महीना के लिए सभी आदमी सिंसियर हो जाओ, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना है, को रिजल्ट दे देना चाहिए। रिजल्ट दे देता ना और लड़का लोग कन्फर्म हो जाता है, जैसे मान लो रिजल्ट दे देता तो उस अनुसार जुनून में तैयारी करता। अभी क्या होगा ना, डेट दे भी दिया तो 100% तैयारी नहीं कर सकता। किसी को हो सकता है 52 नंबर आ रहा होगा, 53 सोचता होगा हम कहीं पास करेंगे कि नहीं, किसी को 62 आता होगा तो उसको लगता होगा तो मामला गड़बड़ा दिया है। तो इसलिए जो अभी डाउट है, समय आपके पास कम है। अच्छा, डरा दिया है, पहले डेट दिया है डेट, लेकिन एग्जाम का यही नहीं बताया है कितना। वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, वो उसको भी पता है, मिल जाएगा, बदल देगा, बदल देगा, लगभग 4-5 दिन का अंदर कर देगा, क्योंकि जॉन बुलाएगा तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा ना। अगर एक ही होम सेंटर दे देगा तब वही डेट रहेगा। जैसे मान लो तुम बिहार पटना के हो और उसको पता है दोनों, उसको तो पता है ना यहीं का आदमी है, तो दोनों सेंटर वहीं दे देगा आपको, समझ गए, अगल बगल में ही दे देगा। ऐसा करेगा 10 किलोमीटर रेंज में दे देता। ऐसा हुआ है, कितना बार हुआ। जैसे कैसे हुआ है, तो बीपीएससी एग्जाम लिया था टीचर का, तो 6 से 8 में भी जो लड़का बैठा था वो 8 से 10 में भी बैठा था। तो क्या किया, जिस सेंटर पे 6 से 8 लिया उसी सेंटर पे 8 से 10 दे, हाँ, तो वहीं बैठ गया लड़का। तो ये सब बहुत एग्जाम में हुआ। तो वो आपको घबराना नहीं, वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो कुछ ना कुछ करेगा। देखो 74 वाले विद्यार्थी भी है, स्वाति कुमारी, तुमको तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम जो है ना, तुम जोर से तैयारी करो। 70 प्लस वाला तो ऐसे भी करो, 65 प्लस वाला करो, 65 से नीचे वाला में अब क्या होगा नहीं होगा वो हम भी नहीं कह सकते कुछ। 65 प्लस वाला में तो आंख बंद करके, 65 प्लस वाला नहीं तैयारी करेगा तो बताओ कौन तैयारी करेगा। तो अब 90 प्लस वाला थोड़े करेगा। तो तुम लोग तो जोर से शोर से पढ़ो, ठीक है। अब देखो बात में चीजें को भूल जाते हैं। अब क्या हो गया, यहां 3 पावर। अब अगर इस तीनों पावर के बीच में संबंध बैठाना होगा तो देखो, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो डायग्राम बनाते हो, यहां मैं बना दे रहा हूं फिर से, इस डायग्राम को कौन सा डायग्राम बोलते हैं, ये P हो गया, ये क्या हो गया Q, और ये हो गया S। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिगर, क्या हो गया, ये फिगर हो गया पावर ट्रायंगल बोलते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना इंपीडेंस ट्रायंगल, नहीं पढ़े थे, एडमिटेंस ट्रायंगल, उसके बाद करंट ट्रायंगल पढ़े थे, वोल्टेज ट्रायंगल पढ़े थे। तो इसको बोलते हैं पावर है तो पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल। अब पावर ट्रायंगल के साथ खेलना सीखो। कैसे खेलोगे, तो देखो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या है, P/S, ठीक है। साइन थीटा बराबर Q/S, और टेन थीटा बराबर
Q बाय P, ये 3 चीज हो गया। अब बोलोगे इसका फायदा क्या होगा? तो देखो, अगर आपको कोस थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा का वैल्यू, और S का वैल्यू दिया है तो P निकल जाएगा, या कोस थीटा का वैल्यू दिया है P दिया है तो S निकल जाएगा। तो अगर एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में है लेकिन हम वाट में निकालना चाहते, क्या निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको वहां पावर फैक्टर उसको बताना पड़ेगा। अब ना 3 क्वांटिटी है, 2 पता रहेगा तब तो आप पता कर पाओगे। क्या बताओ, अगर कोस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो ये वाला अगर Q निकालना होगा तो निकाल पाएंगे क्या? निकाल पाएंगे जी? कैसे? Q निकालना है, कोस थीटा दिया है, लेकिन यहां तो साइन थीटा है, तो कैसे निकालोगे? एंगल तो नहीं दिया है ना। तो देखो 2 तरीका है, निकल जाएगा। बराबर क्या? तो साइन थीटा निकालना चाह रहे तो क्या निकलेगा, कैसे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। तो अब तो ये हो गया बच्चा वाला चीज है, बचपन में पढ़े हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोस थीटा हमको दिया हुआ कुछ भी, ठीक है, मान लो कोस दिया हुआ कोस थीटा बराबर 0.5, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 60 डिग्री। तो अब थीटा 60 डिग्री पता चल गया तो साइन 60 कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो ये नहीं भी करेंगे तो पर भी तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? आराम से निकल जाएगा वैल्यू। तो ये तीनों चीज, एक कोई भी पता रहेगा इसमें से 2, सभी चीजें निकल जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एग्जाम्पल। अच्छा ये लिखे, दीपक सिंह 69। तुम लोग तैयारी करो, 60+ वाला लग जाओ, अभी से लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करो, क्वेश्चन करो, हो जाएगा, संभावनाएं बढ़ जाएगी, आराम से ले आओगे। आरआरबी जेई सिर्फ नकल करता है, प्रीवियस ईयर से बनाओगे, उसी में से हो जाएगा। 100 में से पक्का ले आओगे, 70-80 नंबर ले आओगे टेक्निकल में। बाद बाकी नॉन टेक्निकल भी तो पढ़िए रहे हो। तुम जाके ना कुंभ में डूब के मर जाओ, इसको 74 नंबर आ रहा है तो पर भी इसको डॉट, तुम जो है ना अब 94 लाओ तब तुमको डॉट खत्म होगा, ठीक है? डॉट तो तभी होगा जिस दिन ज्वाइनिंग नहीं होगा ना, उससे पहले तक होगा। कहीं कहीं मेडिकल में छटा जाए तो वो डॉट तो जिंदगी में भर भर रहता है। कहीं कंपनी में काम करो तब पर भी डॉट रहेगा, कहीं हम इधर उधर किए कंपनी निकाल दे तो डॉट में मरते रहो तुम पूरा जिंदगी। इन लोग को ना मारेगा कौन पता है? जिसको मान लो आ रहा है 52 नंबर, 51 नंबर, 55 नंबर, बहुत पीटेगा। एक तो 74 बोल रहा है, उसके बाद बोला डॉट में भी 52, 54, 55 नंबर वाला इन लोग को मिल जाए ना, बहुत धोएगा। क्योंकि बेचारा वो लोग टेंशन में है, वो सच में थोड़ा टेंशन होता है क्योंकि वो बीच में डेंजर जोन तो नहीं है। रांची है 74 बहुत ज्यादा है, कोई भी जोन रहे 74 डेंजर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। इससे ऊपर क्या जाएगा? इस पर देखो फॉर्म भी तो कम गिरा है, फॉर्म भी तो पिछले बार का आधा गिरा है, सीट भी आधा हो गया तो फॉर्म भी आधा गिरा है। ऐसा नहीं है जो फॉर्म बहुत ज्यादा गिर गया। सेम रहेगा, कटअप कुछ नहीं होगा, 74 में बहुत ज्यादा होता। चलिए, तो अब क्या करेगा, एक सर्किट है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। व्हाट नहीं होगा, हाउ मच कर लो, हाउ मच पावर रेसिस्टेंस एब्जॉर्ब्ड। हाँ
हाँ ऐसा दे ही देते हैं, एक बार बना देते हो। बनाओ जी, ऑनलाइन वाले सब जवाब दो। 74 नंबर वाले, 69 नंबर वाले, क्या आंसर होगा तुम ही लोग बताओ। और देखो इसमें बहुत आदमी नहीं पढ़ा रहेगा तो कहेगा 10 पावर यहां से आ रहा है, 6 ले रहा है, बचा 4, पहला ऑप्शन 4 ही रहेगा। तो 74 नंबर ला करके भी संभावना है निकलने का। ठीक है, तो देखो तो क्या करेंगे, ये नहीं हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं अभी, ये पावर है अपरेंट पावर। और जब एसी सर्किट होता है तो एसी सर्किट में हम लोग ट्रायंगल रूल से काम चलाते हैं, यानी यहाँ एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, यही होता है ना। यही हम रूट कर दिए थे तो यहाँ स्क्वायर कर लिए। ठीक है, हमें एस दिया है, क्यू दिया है, और हम जानते हैं रेसिस्टेंस कौन सा पावर लेगा, एक्टिव पावर यानी पी पावर। तो पी पावर बराबर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रूट अंडर एस स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 136 यानी 64 का रूट क्या 8। और किस में लिखोगे, वाट में, हमेशा यूनिट याद रखना वाट, यही आंसर हुआ। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, ए सिंक्रोनस मशीन, ए सिंक्रोनस मशीन हैज, ए सिंक्रोनस मशीन has name plate rating, has name plate rating, name plate rating is 100 MVA, 100 MVA and it supply a load, and it supply a load which has 0.8 pf, 0.8 pf, 8 pf। एक बार पढ़िए फिर से, क्या लिखे, हाँ MVA 0.8 pf, find active power, find active power and reactive power absorbed by the load, find active power and reactive power absorbed by the load, find active power and reactive power absorbed by the load। जो इलेक्ट्रिकल वाले हो वो इसको पूरा से ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेट करो, यहां से आपका खेल शुरू हो रहा है, समझ गए, यहां ज्यादा जोर आपको देना। हाँ हाँ, MVA मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर। मैं तेरे सामने, तुम मेरे सामने, तुझे देखूं तो प्यार करूं, कैसे हो गया।
टूट के मशहूर हो गई, तेरे डर से मजबूर हो गई, तेरा जादू चल गया जादूगर। निकालो निकालो सभी आदमी जल्दी से निकालो। अब ऐसा इलेक्ट्रिकल वाला को बोला हूं तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक होना छोड़ के बैठ जाना, ये सोचना मेरा बात ही नहीं है। कितना निकला जी? तब अभी तक नहीं निकला? क्या 80 आया? 80 क्या आया? एस एस तो दिया ही है, एस तो क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिख रहे हो? एस तो क्वेश्चन में दिया है, सोच के बनाना चाहिए। एस तो क्वेश्चन में ही है। कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल। तब गलत करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चलता तो काम भी चलता। एस तो दिया ही है। क्या बोले थे? एस को पहचानने का तरीका क्या है? VA जहां लिखा रहेगा, देखो MVA लिखा है, VA है तो वो एस तो वही हो गया, तो फिर एस ही निकाल दिए। हाँ, दोनों का स्क्वायर रूट करके करो तो क्या वो आ जा रहा है क्या? वैसे ही चलो ठीक। ऑनलाइन वाला से निकला ही नहीं। अच्छा, ऑनलाइन वाला भी पी बोल रहा है 80 मेगावाट। चलो ठीक है। और रिएक्टिव पावर 6 मेगावाट। चलो ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन का। इसमें आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिकल वाला क्या करना, जब भी एक क्वेश्चन बनाना तो आप इसको हमेशा याद करना। जब भी मतलब सर्किट, ये सॉरी, जब भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन बनाओगे तो क्या करना, एक सर्किट बना लेना। ये एक जनरेटर है, बोल रहा है इस जनरेटर, इसका नाम है तुल्यकालिक जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। तो इंडिया में जितना भी अभी मोटर सॉरी जनरेटर है टोटल सिंक्रोनस है, समझ गए? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर यानी एसी उत्पादन हम यूज करते हैं जनरली। तो ये मशीन है, इसमें रेटिंग इसमें लिखा हुआ है। जब इसका नेम प्लेट था, यहाँ देखना, जब कोई मशीन लोगे खरीदना, यहाँ देखना एक आपको एल्युमिनियम का ऐसा करके कट करके प्लेट चिपकाया हुआ रहता है। तो ये नेम प्लेट होता है, यानी इस यहाँ कितना वोल्टेज पे काम करेगा, कितना इसका करंट होगा, कैपेसिटी होगा, कितना पावर ये उठा सकता है, सब इसमें नेम प्लेट में लिखा रहता है। तो इस नेम प्लेट में यहाँ लिखा हुआ है, इस जनरेटर पे चिपका हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ 100 MVA। ठीक है, 100 MVA लिखा हुआ है। और बोल क्या दिया है, यहाँ एक कनेक्शन किया हुआ है लोड से। लोड मतलब चाहे कोई भी लोड हो सकता है, एक बल्ब है वो भी लोड है, एक AC है वो भी लोड है, और एक पंखा है वो भी लोड है। तो हम मान लेते हैं एक लोड है, हम यहाँ जो है आप बल्ब भी मान सकते हो या मान लो हीटर भी मान सकते हो, लेकिन हीटर इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हीटर एक है रेसिस्टेंस लोड, और रेसिस्टेंस लोड में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन दिया है 1 नहीं, तो हम रेसिस्टेंस लोड नहीं बनाएंगे। तो इसके अलावा जो भी लोड है जिसमें कॉइल यूज हुआ होगा वो लोड बनाएंगे। तो इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ आपका मोटर है कनेक्ट, ठीक है, मोटर में कॉइल यूज हुआ है यानी मोटर है एक लोड, इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है इस मोटर का जो नेम प्लेट है, इस नेम प्लेट पे PF इसका दिया हुआ है जो कितना पे काम करेगा। तो यहाँ जो PF है इसमें, ये PF है कितना 0.8। अब हमें बोल क्या रहा बताओ, ये इसमें पावर जो जाएगा P और Q वो कितना जाएगा, P और Q बराबर वाट। ठीक है, यानी एक्टिव और रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। अब हम जानते हैं ये सीधा इससे ही कनेक्शन है, तो जो भी पावर है इसी को आता होगा। अगर दूसरा कोई बीच में कनेक्शन रहता तो हम मानते दूसरे को भी जा रहा है, लेकिन है एक ही कनेक्शन, इसका मतलब टोटली जो यहाँ पावर होगा यहाँ जाता होगा। अब टोटली पावर तो यही 100 MVA ही जा रहा होगा यहाँ से यहाँ, लेकिन अब ये दो पार्ट में यहाँ बदल जाता होगा P और Q, एक्टिव और रिएक्टिव, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, PF 0.8 दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ, अब हमें निकालना है, हम जानते हैं ट्रेंगल लॉ, ट्रेंगल में जानते हैं ये हो गया आपका Q, ये हो गया P और ये हो गया S। ठीक, तो अब देखो एक बात ध्यान दोगे, हम जानते हैं यहां से ये थीटा है तो कोस थीटा बराबर क्या होता है P/S। अब देखो कोस थीटा बराबर P/S, कोस थीटा तुमको दिया है, पावर फैक्टर ही तो कोस थीटा है, कितना है 0.8। अब P और S कितना, S यही है ना, S
कैसे पकड़े, तो VA जहां रहेगा, देखो यूनिट पहले बता दिए थे, चाहे मेगा रहे किलो रहे, ये तो एक यूनिट है, मेगा का मतलब 10⁻6, किलो रहता 10⁻3, लेकिन है तो VA है ना, यानी S पावर। तो S दिया है आपको कितना, 100 MVA। MVA हटाओ क्योंकि आंसर भी MVA में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, M लेके मत चलो, आंसर ही M लिख देना, क्योंकि M तुम छोड़ दिए होती यहाँ M। अब देखो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो P बराबर इसमें इंटू हो जाएगा, P बराबर 0.8 इंटू 100। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे आएगा 10, तो P बराबर कितना आ जाएगा 80 क्या MVA। तो ये तो एक आंसर हो गया। ये कौन सा पावर हो गया, हाँ सॉरी मेगावाट, मेगावाट में आ जाएगा, मेगावाट, मेगावाट, ठीक है। अब 80 निकल गया, देखो P निकल गया 80, S दिया हुआ कितना 100, तो Q नहीं निकाल ले हुए, तो यानी Q बराबर कैसे होगा, Q बराबर S² माइनस P² का √100। जब ये करोगे तो S हो गया 80 का स्क्वायर, ये हो गया आपका सॉरी S हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर का √100। यहां से करो कितना आ रहा है 60 क्या MVAR। ये भी मेगा में निकलेगा ना, क्योंकि सब मेगा में, तो ये भी मेगा, 60 MVAR, ठीक है। Q जब लिखे हो जी चंदन कुमार, VAR भी लिखो, रिएक्टिव इसका मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। कितना बार पूछा गया है VAR का फुल फॉर्म, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, रिएक्टिव पावर है इसलिए R लगा देते हैं ये। अब दूसरा आदमी क्या करेगा, अब देखो अगर जिसको ये है इससे आराम से बन जाएगा। दूसरा क्या करेगा, अब यहां देखो cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ 0.8, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.8। यहां से देखो आंसर कितना आ रहा है, कितना एंगल हो रहा है बताओ, कभी कभी एंगल पूछ देगा, एंगल कितना हो रहा है, cos इनवर्स 0.8 करो ना, देखो 56 आ रहा है या, क्योंकि cos है 0.8 है तो 36 तो होगा नहीं, हमें लग रहा है 56 के लगभग होगा। क्या आवाज कर रहा है बार बार, मैं देख रहा हूं, अगर 36 आ रहा है ना, याद रखना ये बहुत बार पूछता है, 36.86 डिग्री, ठीक है 36.86 डिग्री। अब देखो यहां से पता चल गया, अब हम जानते क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर यहां से क्या निकालोगे, क्यू बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है क्यू बाय एस। अब देखो साइन कितना 36.86 डिग्री, अब बड़ा क्यू बाय एस, एस कितना है 100, तो यहां से आपको क्यू निकल जाएगा, यहां से भी साइन 36 करोगे, साइन 36 करोगे देखना आएगा 0.6, समझ गए 0.6 करके देखिए तो कितना 0.6 आएगा, 0.8 एक आता है तो एक 0.6 या 0.4 देखो 0.6 आना चाहिए, 0.6 आएगा, 0.6 आ रहा है, ये आ जाएगा 0.6, तो देखो ये 0.6 आ गया, ये 0.6, ये हो गया क्यू बाय 100, तो यहां से भी देखो क्यू बराबर कितना होगा 60 ही हो गया मेगा वोल्ट एम्पियर। तो ये याद रखना, अगर कोस ऐसे हम लोग याद रखे थे, पढ़ रहे थे, कोस अगर 0.8 है तो साइन हो जाता है वो 0.6, ऐसे करके समझ गए, एक 36 है तो एक 56 हो जाता है। तो दोनों मेथड है, बहुत सारा, ये सबसे आसान मेथड है, अभी तो जहां जो लगेगा वो लगा लेना। तो सेकंड मेथड भी बना लो, सेकंड मेथड निकालने का तरीका। अब एक बात बताओ, अगर एक लोड है, मान लो ये लोड था, मोटर था, तो मोटर में क्या है, कॉइल था, कॉइल में रेजिस्टेंस है। अब इसको दूसरे तरीका से भी पूछ सकता था, जैसे पूछ दिया तुमको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पूछ दिया, स्पष्ट बोल दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देता जो बताओ एक्टिव और रिएक्टिव नहीं पूछता, बोलता जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर लॉस हुआ है और रिएक्टेंस के अक्रॉस कितना पावर लॉस हुआ बताओ, तो कैसे बताओगे। तो देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कौन पावर होता है,
एक्टिव पावर, तो वही तो पी पावर बोला था। तो दूसरे तरीका से भी बोले, अगर रेसिस्टेंस बोल दे तो पर भी पी ही पावर होगा। अगर रिएक्टिव पावर नहीं बोले, बोल दे कॉइल के अक्रॉस पावर निकालो, तो क्या निकालोगे, क्यू निकालोगे। एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग है। क्योंकि आप जानते हो आर जो होगा वो कौन पावर लेगा, पी, और जो क्यू होगा वो कौन पावर लेगा, जो एल जो रहेगा वो क्यू पावर लेगा। तो बस हो गया, वही बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। A transformer supply power to the a transformer supply power to the heater at 230 volt if the rating of transformer is 60 kilovolt ampere, then what will be the power absorbed by the load। और अपना अपना बना के रखना, किसी को बोलना नहीं। क्या हुआ ऑनलाइन वाले, बताओ। ऑफलाइन वाले तो बनाने में परेशान है। कितना आया, इतना टाइम लगा। चलो समझ गए तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग को अब देखो, यहां से बोला एक ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर है। हमको नहीं लग रहा पर उड़ रहे हो आप लोग। चलो, अब ये ट्रांसफार्मर है, ये सप्लाई दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर है, ये सप्लाई कर रहा है एक लोड को। ठीक है, और जो ये लोड है ये कैसा है, हीटर है। क्वेश्चन में यही बोला है ना, हीटर लोड है, यानी ये हीटर है। हीटर है। चलो, अब बोल रहा है ये जो हीटर जो सप्लाई ले रहा है इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, यही है ना, 230 वोल्ट। अब बोल जो रहा है, बोल रहा है यहाँ जो नेम प्लेट है, यहाँ जो रेटिंग है इसका ट्रांसफार्मर का, वो कितना रेटिंग है, यानी यहाँ एस बराबर कितना दिया हुआ है, 60 kVA। ठीक है, अब देखो आप लोग जो बना रहे हो, जो गेम खेल रहे हो, उसमें मामला क्या है। अब सोच रहे हो यहाँ से हमें निकालना है क्या,
पावर, एक्टिव पावर ढूंढ रहे हो और यहाँ से आप पहले करंट निकाले होगे, सोचोगे ये एस हो गया, इसे भाग देने करंट निकलेगा, फिर रेसिस्टेंस है नहीं, कैसे करेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा, कुछ कुछ हुआ होगा और नहीं निकला होगा लास्ट में। अब देखो मामला क्या है, हम जानते हैं जहां भी हीटर क्या ले रहा है, क्या है इसके अंदर में, हीटर है तो सिर्फ कॉइल है, रेसिस्टेंस है, नेक्रोम का बना हुआ है। अब अगर जानते हो रेसिस्टेंस है तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट कितना होता है, 1, रेसिस्टिव लोड में 1 होता है। तो देखो आपका पूछ रहा है ये पावर कितना लगा, ये पावर कौन सा, जहां भी रेसिस्टेंस है कौन पावर लेता है, पी पावर, जिसको एक्टिव बोलते हैं। तो अब आप जानते हो जो हम पढ़े हैं जो कोस थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया एक मिनट, एस, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। लेकिन देखो अगर कोस थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा कितना हुआ होगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब ये एंगल 0 डिग्री हुआ होगा। अब ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब ये आ करके इस पे चिपक जाए, गिर जाए, यानी अगर P आ करके इस पे गिर जाए तब ना एंगल 0 होगा। यानी यहां भी इसमें भी P S भी इसी में हो गया तब ना 0 डिग्री एंगल, यानी ये P बराबर S ही हो गया ना। तो जो पावर है S, यही तो P हो गया। तो बना क्यों रहे हो, क्यों मर रहे हो, यही तो 60 है, बस इनर ये इसमें बदल दो, सिर्फ वाट कर दो, यही तो आंसर हो गया, बनाने की क्या जरूरत है। समझ में आया, नहीं भी आया तो पर भी समझो, वो तो उस तरीका समझाए। दूसरा आप पढ़े हो जो P बटे S बराबर क्या, cos थीटा, यही ना। अब cos थीटा बराबर कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर नहीं हो जाएगा S, बस यूनिट बदल जाएगा। तो लोड देखना है। अब हर वक्त जो है ना आपको पावर फैक्टर नहीं दिया रहेगा, आप तब गड़बड़ाओगे, डाटा इनसफिशिएंट। भैया लोड नहीं, यहाँ लोड स्पष्ट बोल दिया है पावर फैक्टर 1 है, लोड में ही छुपा हुआ है, यहां से इस तरह से बना लोगे। तो ध्यान देना, हीटर है तो रेसिस्टेंस R होगा और वहां कोस थीटा 1 हो जाएगा, बस बाद में फॉर्मूला लगा लो, ये कंसेप्ट था यहां। तो 60 किलोवाट होगा ना, किलो कर लो, किलो, क्योंकि सब चीज किलो में था तो किलोवाट कर लो, किलोवाट आंसर हो गया आपका। तो ये कंसेप्ट था, ध्यान देना, ये गौर करना, बनाने नहीं लगना। अरे इसमें तो पेन देखना ही नहीं था, सीधा आंसर बोल देना था। हम बोलते हैं आंसर 60, PF 1 होगा ना सर, अभी पता चला 1 होगा, रेसिस्टिव लोड है ना, हीटर है तो 1 नहीं होगा, cos थीटा। ठीक है, अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे फिर। देखो रुक जाओ, या ऐसा करो इसको, ठीक है, 7 3 3 रहने दो, इसको कर लो। बस ऐसा दे रहे हैं ना, कट उठ जाएगा कुछ, 23 50 30 कुछ डेटा इधर डाउन। ये दिया हुआ है,
आप बोल रहा है आपको फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। थोड़ा जल्दी भी करना क्योंकि आज कम्युनिकेशन वाले आपको 6 बजे से आएंगे सर। वो कम्युनिकेशन नहीं, क्या चैप्टर था, कौन सा बोले थे, कौन कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन है शायद। हाँ आएंगे सर, वो आपका क्लास आज से 6 बजे से लेंगे क्लास। हाँ न्यू टीचर है वो, तो चाहे वो सैटरडे संडे लेंगे जो पहले पढ़ा रहे थे। ये न्यू वाला आपको हर एक दिन क्लास लेंगे, 5 दिन लेंगे, ये 2 दिन वो लेंगे। क्या हुआ, सांप सूंघ गया सबको? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये 3 है, ये दोनों एक जाति में है, तो दोनों को क्या करोगे, एक साथ लिखोगे। 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या प्लस में कि माइनस में? प्लस में होगा ना। यानी ये सर्किट क्या बन गया, अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो, जेड के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, 3 + j 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अब देखो 3 + j 4। अब ये बताओ अगर इसका एंगल लिखना पड़ेगा तो क्या लिख लोगे? अगर थीटा बराबर लिखना है, tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर क्या होगा? तो देखो tan थीटा कैसे, ये 3 बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है क्या, जेड होता है ना, ये जेड होता है। तो ये क्या करोगे, tan थीटा क्या होता है, लंबाई आधार 3, थीटा बराबर देखो क्या होगा, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 4/3, और tan इनवर्स 4/3 करो, देखो कितना आ रहा है, देख लो जल्दी, 23 डिग्री आ रहा है क्या, देखो आ रहा है क्या, $53 आ रहा है। क्या 51 पॉइंट, अच्छा चलो तो इसको 53 ही मानो, चलो 53 ही मानो। तो 53 मानो तो ऐसा करो ना, ऐसा करो, इसको प्लस कर लो, क्योंकि ये प्लस माइनस, हाँ इसको तब प्लस कर लो, चलो ठीक है, उसको प्लस कर देना बस एक जगह। यहां मैंने डाटा चेंज किया, प्लस किया समझाने के लिए, चलो आसान हो जाएगा। अब देखो ये 53 आया, 53.1 कुछ आ रहा है, तो मैंने उसको छांट दिया क्योंकि वहां डाटा देख करके 53 एंगल आ रहा। अब ध्यान दो, हमको करंट निकालना है, करंट बराबर क्या होगा, वोल्टेज बाय इंपीडेंस, V बराबर I/Z, सॉरी I बराबर V/Z। तो यहां जो IT निकालोगे इससे, IT, तो ये क्या हो जाएगा, V/Z, V/Z, Z कितना निकलेगा, यहां 5 निकलेगा। यहां अगर Z का मोड करोगे, Z का मोड, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर कितना, तो हो जाएगा 25, तो 25 का 5 हो, तो Z तो निकल गया, ठीक है। तो यहां भी कितना है, √2 × 100, अब बाय कितना निकला, 5 से भाग दोगे, इंटू sin ω t प्लस 53 डिग्री, तो ये आएगा ही, साथ साथ कितना का और शिफ्ट है। अब ये माइनस होगा कि प्लस में होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना हो गया 53। नहीं समझ रहे, ये जेड लिखे हो तो एंगल भी तो साथ में लिखोगे ना, एंगल कितना आ रहा है देखो 53 डिग्री, इसको ऊपर लोगे तो ये उसमें जाएगा, घटेगा, तो मैंने उधर ही सीधा शिफ्ट कर दिया, ठीक है।
53 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, √3 √2 इंटू 100। अच्छा 20 कर लो, सीधा 5 से भाग दोगे 20 कर लो, तो ऐसे करो 20 √2 इंटू क्या, tan ω t हो गया। ये क्या निकला, IT निकला। अब आप क्या जानते हो, अब आप जानते हो, देखो यहां से हमें क्या पूछ रहा है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। हम जानते हैं एक्टिव पावर किस में लेगा, एक्टिव पावर यानी 3 ओम रेजिस्टेंस ही एक्टिव पावर लेगा, RE लेगा। रिएक्टिव पावर कौन लेगा, ये दोनों मिला करके। तो देखो अब आप पढ़े हो, पहले भी एक बार पढ़ाए थे, जो एक्टिव पावर जो पढ़ते हो, एक्टिव पावर जो पढ़ते हो, अभी थोड़ा देर बाद में भी बता देंगे, वो फिर बताएंगे। P बराबर जो एक्टिव पावर पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो VRMS, याद है कभी पढ़ाए थे, IRMS इंटू cos फाइ, बताए थे। VRMS कितना लिखोगे, कितना है VRMS, √2 इंटू 100 है, √2 इंटू 100 है, और RMS करोगे तो क्या करोगे, √2 से भाग दे दोगे, इंटू IRMS कितना निकला है 20 √2, तो 20 √2 और √2 करोगे, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या बोले थे, पावर फैक्टर, जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज है, वोल्टेज और करंट के बीच में, ये तो 0 डिग्री है, यहाँ 53 डिग्री, तो 53 डिग्री का अंतर हुआ ना, 0 डिग्री कैसे होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में देखना, ये ना है करंट जी, तो कितना डिग्री का, 53 डिग्री का, तो यानी ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री। अब यहां से देखो √2 √2 √2 √2 कैंसल, कितना हो जाएगा, इंटू cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, cos 53 डिग्री को ये बात लिख सकते हो क्या, cos 53 को आप ये बात लिख सकते हो क्या, 3/5 लिख सकते हो क्या, बोलोगे सर ये कैसे आप कर दिए, ऐसे किए, वहां से कर लिए। एंगल आपको नहीं पता है, कहा है अगर कैलकुलेटर से नहीं निकालना चाहते हो तो अभी तक पढ़े हो, थीटा कितना निकला था 53 डिग्री, ये 3 है, ये 5 निकला, तो 3/5 ही तो कोस थीटा है। तो देखो कैसे बिना कैलकुलेटर का भी तो निकाल सकते थे, 3/5 कर लिए। अब काटो, 5 × 20 और 4 × 1200, 1200 कितना, नहीं समझे, 3/5 किए ना, 5 × 20 4 × 12 और 00, ये हो गया 1200 वाट। अब निकालोगे क्या, Q रिएक्टिव पावर। तो देखो ये पावर मालूम है, और आप अगर निकालना चाहते हो S पावर, तो S पावर क्या पढ़ते हो, S पावर अभी थोड़ा देर रुको जाओ और उसके बाद लिखा देंगे। S पावर को आप पढ़ते हो VRMS, बताए थे वहां भी, याद करो IRMS, तब तो वोल्ट एम्पियर बोलते हो। तो VRMS कितना है, √2 इंटू 100/√2, IRMS कितना 20 √2/√2, तो √2 √2 √2 √2 कैंसल, कितना 2000, ये हो गया वोल्ट एम्पियर, किसका हो गया S, तो आप Q नहीं निकाल पाओगे, S² प्लस सॉरी -Q² सॉरी P² का √100, ये S² कितना हो गया 2000 का स्क्वायर, माइनस P² कितना है 1200 का स्क्वायर, जो भी आएगा आंसर वही आपका Q हो जाएगा, यही आगे, यानी उतना पावर वो दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस स्टोर करेगा। ये लिख लिए, जल्दी लिखिए।
हमेशा जो सी लिखा रहेगा ना वो माइनस में रहेगा, माइनस जे रहेगा, और जो एल लिखा रहेगा वो हमेशा प्लस जे में रहेगा। हेलो हेलो हेलो। चलो हो गया। इधर वाला बना लिए थे ना, इधर वाला। अब देखो बहुत आदमी कहेगा सर क्या कुछ शॉर्ट कोट है, तो हम बोलेंगे शॉर्ट कोट भी है अगर बनाना चाहो। इतना नहीं भी करोगे तो देखो एक बार में निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे ध्यान दो, मैं वही अभी जांच कर रहा था, मैं भी भूल गया था, लेकिन यहां मैंने देखा करके। एक बात बताओ, हम जानते हैं रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस का पावर फैक्टर कितना, 1। तो रेसिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है क्या लिखोगे, आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि अब तो कोस थीटा से लेना देना रहा नहीं। अब एक बात बताओ, जो एसी सर्किट में रेसिस्ट करंट जो ले तो कैसा करंट ले तो आरएमएस, तो आर करंट कितना ने है 20√2, तो इसका आरएमएस क्या होगा 20√2 बाय √2 का क्या स्क्वायर इंटू आर कितना 3, √2 कैंसर कितना हो जाएगा 400 गुना 3 कितना, क्या यही आंसर है, देख लो। तो वहां से भी निकाल लोगे, कोई जरूरत भी नहीं है इतना करने का, ये पचरा करने का नहीं। तो ये कब आएगा, जब बार बार बनाते हो, प्रैक्टिस जब करते हो तब आएगा, ठीक है। तो यहां से भी ला सकते हो, रेसिस्टेंस का ला सकते हो। इसी तरह बताओ, इसी तरह देख लो, ये भी देख लो, एस एस तो यहां से निकाल लोगे, क्यों आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज देखो, अगर यहां से आ जाए, मैं ट्राई ही कर रहा हूं, देख रहा हूं अगर आ जाए, क्यों इसको लाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो ऐसा करो, आई स्क्वायर कितना आया 400, सॉरी 400 आया, ठीक है। ये आई स्क्वायर √2 400, वो आंसर कितना आया है, आ गया 1600, देखो 1600 आ गया। अब देखो यहां से निकालोगे सीधा
आप जानते हो सुनो, आप जानते हो ये रिएक्टिव पावर का जो पावर होता है क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू एक्स। आई स्क्वायर कितना आ रहा है 400, और रिएक्टिव पावर बन के कितना आ रहा है 4, कितना हो गया, यहां से बन गया, उससे फास्ट बन गया ना, काहे कोष्ठा के पचराम पर हो गए, जल्दी फास्ट हो गया। ये कब होता है, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करो, अनुभव हो जाएगा बनाने का। तो इसके लिए कम से कम तुमको बहुत क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा, कोई मतलब ही ना रह जाएगा, इतना कुछ नहीं करना है, समझ गए। तो ये शॉर्टकट मेथड हुआ सबसे, तो लिख लो, ये भी मेथड लिख लो, आई स्क्वायर एक्सएल बराबर क्यू, जो कि यहां से भी निकालो, सेकंड मेथड में इसको डाल दो, जो कभी याद रहेगा। तो बड़ा बड़ा सर्किट रहेगा, चुटकी में सॉल्व कर लोगे। तो अभी गेट में क्या कर रहा है, कैलकुलेटर को अलाउ नहीं कर रहा है, समझ गए। तो वो ऐसा ही ट्रिक से सवाल दे रहा है, तो लोग को लग रहा है कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रहा, तो कैसे बनाएंगे फेजर। तो बिना कैलकुलेटर से भी फेजर बना सकते हो, अगर प्रैक्टिस आपको है। मैं भी भूल गया था, अभी तुम्हारे सामने ही बनाया, बहुत पहले बनाया था, लेकिन हमें याद था जो 4-5 मेथड होता है जिससे हम बना सकते हैं सर्किट बिना कैलकुलेटर का। क्या होता है, जैसे डिप्लोमा में सब है नहीं ना, तो नहीं पढ़ाते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो दोनों मेथड से बना सकते हो, बिना पावर फैक्टर का भी निकाल सकते हो। ये सबसे शॉर्ट हुआ मेथड, तुम देखते ही आंसर निकाल सकते हो, बस करंट निकाल लो, आराम से हो जाएगा, कोई एंगल उंगल का लफड़ा ही नहीं है इसमें। जब देख रहे हो एंगल 53 डिग्री निकला, तब पर भी कोस थीटा से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आई तो यही, हाँ भी वो तो करोगे ना, ये तो वैल्यू दिया है, इसी पर डिपेंड करेगा। इससे जेड निकल गया, आई निकला ना, इससे इतना तो करना ही पड़ेगा, आई लाना पड़ेगा। अब आई के अलावा जो तुम करते थे भी आरएमएस, आई आरएमएस कोस थीटा, फिर पी निकालते थे, फिर आप क्यू निकालने के लिए पी एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर, इतना लंबा करते थे। तो सीधा कर दो ना, एक ही करंट निकला, इसी को आरएमएस निकाल के गुना कर दो, इससे करंट निकला, करंट का आरएमएस निकालो, इसका प्रतिरोध से गुना कर दो, हो गया, निकल गया। उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, लंबा नहीं खींचना है, ठीक। तो सेकंड मेथड भी आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हो गया। अब देखो जो पावर होगा सिंगल फेज में, अब हम पढ़ते हैं पावर में ही, अब आ गए सिंगल फेज पावर, ठीक है। एसी में सिंगल फेज पढ़ेंगे, एसी में सिंगल फेज पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल फेज पावर, अब देखो ध्यान दो, सिंगल फेज पावर का मतलब होता है एक आपको सप्लाई वायर रहेगा, ठीक है, एक यहां लोड रहेगा, और एक यहां से रहेगा आपका क्या, रिटर्न पाथ। रिटर्न हमेशा करंट जब भी चलेगा उसको रिटर्न पाथ चाहिए, समझिए, क्लोज लूप चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब इस तरह के कनेक्शन, यानी एक आपको लाइन वायर चाहिए, एक रिटर्न चाहिए, तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं सिंगल फेज। क्या बोलते हो, सिंगल फेज बोलते हैं, सिंगल फेज कनेक्शन हो गया। यानी एक लाइन तार और एक रिटर्न, इसी को रिटर्न को बाद में हम लोग देखेंगे आगे, तो पढ़ेंगे न्यूट्रल। इसी को अगर 3 फेज पढ़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल बन जाएगा, समझ गए, ये न्यूट्रल बन जाएगा। हाँ, ग्राउंड नहीं भी करोगे चलोगे, अगर बैलेंस सिस्टम है तो ग्राउंड की जरूरत नहीं है, बैलेंस सिस्टम है। हाँ, रिटर्न तो रिटर्न ही तो हो गया, वो तो एक टाइप से रिटर्न नहीं हुआ। तुम ग्राउंडिंग मान लो बोल रहा है ये नहीं देंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे, तो ग्राउंड से जोड़ दिए तो अर्थ भी क्या है यहाँ, ये भी तो यहाँ कनेक्शन है, ये देखो वो भी सीख लो आप। अगर मान लो यहाँ कंपनी ग्राउंडिंग नहीं किया है और आप अपने इंड पे ग्राउंडिंग कर दे रहे हो, तो कभी आपको करंट में बल्ब जलेगा। कंपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है, पहले ही ग्राउंडिंग करता है। तो यहाँ ग्राउंडिंग कर दिया है, तो आप यदि यहाँ ग्राउंडिंग किए तो ग्राउंड से ग्राउंड मिल गया। लेकिन अगर कंपनी ग्राउंडिंग नहीं करेगा, ये भूल में मत रहना, कंपनी अगर ग्राउंडिंग नहीं करेगा तो आप कितना भी ग्राउंडिंग कर लो नहीं जलेगा आपका बल्ब, समझ गए। ये कंपनी ग्राउंडिंग करता है, इसलिए हम जो आप पढ़ोगे, जब पढ़ाएंगे वहां सिंक्रोनस मशीन, तो देखोगे जब मशीन बनाते हैं ना, हम स्टार कनेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रल हम ग्राउंड कर देते हैं जमीन से पहले से ही। हमको पता है, हो सकता है आप यूज नहीं करें रिटर्न, आप ग्राउंड से ही जोड़ दो, तो उसको पाथ तो पूरा होना चाहिए ना। तो अगर सेंडिंग इंड पे ग्राउंड होगा तभी लोड इंड पे ग्राउंड करोगे काम करेगा, नहीं तो तुम लोड इंड पे ग्राउंड कर दो, मर जाओ, कुछ वो नहीं जलेगा बल्ब, क्योंकि वो सर्किट क्लोज होना चाहिए ना, तो क्लोज ही नहीं होगा। तो वो क्या रहता है, इसलिए आप कर देते हो तो आपको लगता है, लेकिन है तो रिटर्न पाथ ही ना। चलो, तो ये हो गया, रिटर्न बोलो या ये बोलो, ओके यहां, ठीक। अब इस तरह में, अब अगर लोड है एसी सिस्टम पर है एसी, तो यहां 3 टाइप का आपका वैल्यू आ जाता है। एक आ जाता है वही पी पावर,
एक आ जाता है क्यू पावर और तीसरा क्या आ जाता है एस पावर। तो जो पी पावर होगा वो हमेशा हम लिखेंगे, क्योंकि एसी पर रहे तो आरएमएस में, आरएमएस करंट भी आरएमएस, और हम जानते हैं एसी है तो दोनों के बीच में करंट और वोल्टेज जो एंगल होगा तो उसका कोस थीटा कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपको सिंगल फेज एक्टिव पावर में आ गया, सिंगल फेज एक्टिव पावर। ठीक, इसी तरह Q बराबर अगर रिएक्टिव पावर किस में होगा, यानी इस लोड में क्या मौजूद होगा, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होगा, इंडक्टर कैपेसिटर कोई होगा, तभी Q आया। तो अगर Q निकालोगे तो जो पहले मेथड बताए थे उसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप भी आरएमएस आई आरएमएस साइन थीटा कर लेना, तो यहां से आपका निकल जाएगा Q। ठीक, तीसरा आपका आ गया एस पावर, तो एस पावर भी आरएमएस आई आरएमएस कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका एस पावर। सिंगल फेज में, एक ही फेज में है, समझ गए, एक फेज में निकाल लो तो एक ये होगा, ये एक ये होगा, ये होगा, और इसका यूनिट तो जानते हो क्या होगा, वाट। इसका क्या होगा भार, वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव, इसका क्या होगा वोल्ट एम्पियर। ये तीन तरह का पावर होगा सिंगल फेज में। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, याद रखना है, सभी भी है। हो गया, अब देखो इसी चीज को क्या करता है, अगर ऐसा लिखा रहे, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज कर दोगे, हो जाओगे। अब ये तो सिंगल फेज की बात है, तो इसी पी को क्या लिखेगा, कभी कभी लिखता है इसी पी को लिखता है, इसी पी को यहां, ये पी आप यहां देख लो, इसी को एक फेज है तो इसको ये यहां का यहां जो वोल्टेज होगा ना इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज बोल देते हैं। यानी एक रिटर्न पाथ, एक लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा क्या होगा फेज वोल्टेज को बोलते हैं। इसी को वीपी भी लिख देता है, लेकिन ये जो वीपी है एक टाइप से क्या आरएमएस वैल्यू तो है। इसी तरह से इसमें अगर फेज करंट दे रहे हो, सॉरी फेज वोल्टेज दे रहे हो, तो करंट क्या होगा फेज ही। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाना खाओगे वैसा आपका विचार आएगा। अगर गलत तरीका से आप पैसा कमा के खा रहे हो तो उसका मन भी देखना गलत हो जाता है। सेम है, तो अगर आप दे रहे हो फेज वोल्टेज तो करंट क्या आएगा फेज करंट आएगा ना। तो इसलिए इसको कभी कभी आपको आई फेज भी लिखता है, पी लिख देगा तो समझ जाना फेज। ठीक है, और यहां होगा कोस थीटा कर देगा, बात कुछ चेंज नहीं होगा, यही हो जाएगा, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है, यही चीज है ये। इसी तरह अगर यहां करें तो क्या हो जाएगा, क्या होगा वीपी आई पी। अच्छा आप लोग पी एच कर लेना, क्योंकि अभी नया हो तो थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। एच कर लेना तो याद रहेगा, यहां भी एच कर लेना, तो पी एच से फेज समझ में आएगा, नहीं तो पिक वैल्यू समझ लोगे। ठीक, इसी तरह यहां क्या हो जाएगा भी फेज आई फेज, एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि आगे काम होगा इसलिए मैं यहां लिखा दे रहा हूं, वहां बोलोगे सर आप तो नहीं बताए थे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कितना जानते हो आप लोग। हो गया,
ठीक। अब देखो, अब क्या होगा, ये सिंगल फेज खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग थ्री फेज में। थ्री फेज पावर, अब कुछ नहीं है, सिंगल फेज में कितना फेज के लिए निकालें, एक फेज के लिए, तो थ्री फेज में कितना फेज के लिए निकालेंगे, तीन फेज के लिए। तो कुछ मत करो, जो पी पावर है उसको क्या करोगे, एक में निकाले हो, एक में कितना निकाले हो, भी फेज आई फेज इंटू कोस थीटा। तो अगर एक का ये है तो तीन का क्या होगा। इसी तरह अगर Q है तो Q क्या करोगे, एक फेज में निकालो भी फेज आई फेज साइन थीटा। तो तीन फेज है तो क्या करोगे, 3 से गुना कर दोगे। इसी तरह अगर S पावर है यानी अपरेंट पावर है तो क्या करोगे, भी फेज एक के लिए निकाले हो तो 3 है तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेकिन यहां एक बात को कंसीडर कर लेना, जो कि आप तो नहीं अभी बता पाएंगे क्योंकि समय है नहीं तो बता देते। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं। सिस्टम है यानी ब्रैकेट में लोड, ये तभी होगा जब बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। अब थोड़ा एक बार हम इस पे हिंट दे देते हैं, पहले जल्दी एक बार लिख लो। यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब सिस्टम बैलेंस्ड कंडीशन में हो, वरना अगर सिस्टम अनबैलेंस्ड होगा तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्यों बोल रहे हैं इसे, एक बात बताओ, एक मान लो फादर है, उनका 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो 3 बच्चे हैं। अब उसमें क्या है, एक को पकड़े और उसका वजन कर लिए, जबरदस्ती पकड़े, बोले तुम्हारा वजन करना चाहते हैं तो कर लिए, तो उसका 60 केजी निकला। ठीक है, अब 60 केजी वजन निकला, तो अब हमको पूछा कि इस आदमी को 3 बच्चे हैं, तो बताओ टोटल कितना वजन होगा। तो एक आदमी क्या करेगा, एक 60 है तो 3 से गुना करेगा, तो 36 का 18 180। लेकिन एक बात बताओ, अगर 3 पुत्र है मतलब 3 बच्चे हैं, तो हो सकता है एक लड़की हो या 2 लड़की हो, एक लड़का हो। अब तुम बताओ, एक लड़की या कोई लड़का बराबर वजन कभी हो सकता है क्या, क्योंकि वजन जब भी होगा हाइट रेशियो होता है, हाइट से उसका होता है ना, हाइट ज्यादा है बोन से उसका रेशियो बनता है, वजन बनता है। तो कभी भी उसका वजन 3 से गुना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते एक को उठाए तो 60 केजी हो गया तो 3 से गुना कर दो, इसका पूरा सुपुत्र का पूरा बच्चा का वजन निकल जाएगा, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। समझ गए, सिस्टम बैलेंस में होगा तभी में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते। अब इंडिविजुअल क्या करना पड़ेगा, हर एक को बुलाना पड़ेगा, एक का 60 हुआ, हो सकता है दूसरा का 40 हो जाए या तीसरा का 80 हो जाए, तब तीनों को जोड़ेंगे तब बताएंगे इतना। समझ में आ रहा है, तो यही है, यही मैं बोला हूं, अगर बैलेंस होगा तब तो 3 से गुना करोगे। अगर बैलेंस मतलब कि जो सेम करंट जाए, मान लो अगर तुम भी 5 एम्पियर ले रहे हो, मैं भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर, तो सब बराबर है, तो एक का कैलकुलेशन किए पावर और 3 से गुना कर दिए, समझ गए इतना टोटल पावर होगा। लेकिन मान लो एक एसी चला रहा है, एक पंखा चला रहा है, एक कूलर में है, तो 3 अलग अलग लोड है, तो कैसे पावर एक हो सकता है, 3 से कैसे गुना करोगे। अगर एसी वाला से गुना कर दिए तो उस सामने वाला को घाटा हो जाएगा, क्योंकि सर हम तो सिर्फ पंखा चलाते हैं। अब पंखा वाला से कर देंगे तो क्या पड़ेगा, कंपनी को घाटा हो जाएगा, कंपनी बोलेगा कैसे आप कर रहे हैं, ये तो एसी चला रहा है। तो जब भी सिस्टम बैलेंस रहेगा यानी सेम लोड होगा, लोड का मतलब होता है करंट, क्योंकि वोल्टेज तो बराबर होता है, तो जब भी आपको सिस्टम बैलेंस होगा तभी ऐसा होगा। और सिस्टम बैलेंस कब कहा जाता है, जब आप पढ़ते हो एसी सर्किट में बैलेंस सिस्टम तब कहा जाता है, या तो एसी सिस्टम में बैलेंस कब होगे, एसी में बैलेंस कब होगा, एसी बैलेंस सिस्टम कब होगा, 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है, एक कंडीशन या तो
जो 3 फेज है, तीनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर हो। देखो एक बार अगर राउंड लगाओगे तो 360 डिग्री, अगर 3 आदमी है तो 3 से भाग दो, कितना हो जाता है 120। या तो एक दूसरे के बीच में, मान लो अगर ये आर है, ये वाई है और ये बी है, 3 आदमी है, तो इस दोनों के बीच में, सभी के बीच में 120 का एंगल हो। दूसरा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड समान हो, यानी इसका अगर 5 एम्पियर जा रहा है, इसका भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर, दोनों में से कोई भी गड़बड़ाएगा तो बैलेंस नहीं कहलाएगा सिस्टम, अनबैलेंस हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बीटेक में है। तो ऐसी बैलेंस सिस्टम होगा जब एंगल, फेज एंगल बैलेंस हो। ये हो गया फेज एंगल, फेज एंगल 120 डिग्री का हो फेज एंगल। और नहीं तो दूसरा मैग्नीट्यूड, 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 जैसे किसी का करंट बोल रहा है जो 100 साइन ओमेगा टी है, तो दूसरा का कितना होना चाहिए 100 साइन 120, शिफ्ट करोगे तीसरा क्या होना चाहिए 100 साइन 240 या -120, ठीक है। इस तरह से यानी 120 का अंतर पे होगा। और मैग्नीट्यूड यानी पीछे का क्वांटिटी, मैं क्या बोल रहा हूं नहीं समझ पा रहे हो, कल समझा देते हैं या अभी समझ लो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं अगर एक करंट है आपको, मान लो 1 करंट है I1, ठीक है, 100 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो I2 होना चाहिए बैलेंस कब होगा, तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, तो 100 और एंगल कितना होना चाहिए, 0 मत कर देना, 0 करोगे तो बैलेंस थोड़ी हुआ, +120। और अगर I3 बोले तो 100, ये तो मैग्नीट्यूड समान, ओमेगा टी क्या करोगे 120 जोड़ते जाओ तो 240। या इसी को कभी कभी क्या लिखते हैं, अगर उल्टा दिशा से चलोगे साइन ओमेगा टी माइनस 120। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं सर, तो देखो समझा देते हैं 120 डिग्री, थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल क्या माइनस की प्लस, क्लॉकवाइज में बताए थे क्या नेगेटिव, तो ये 120 नेगेटिव हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज में अगर एक के बाद 2 आ रहा है तो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन एंटी क्लॉक में एक के बाद अगर 3 आ रहा है क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हो। हम क्या किए डायरेक्शन बदल दिए हैं, इसका मतलब ये आप डायरेक्शन बदल के लिए हो, ये 3 है ना, उल्टा लिए। अगर इधर से लोगे तो बताओ, इधर से लोगे तो यहां आने में कितना लगेगा 120 ये 120 ये कितना, तो इसलिए तो 240 आपका हो गया। समझ में आ रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसको प्लस मानो किसको माइनस मानो उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक आइडिया, आपको रफ आइडिया हम दे दिए जो कि आप देख लिए। और कल इसमें हम 3 फेज पढ़ेंगे, जिसमें आप तो फेज से पढ़े हो, अब फिर उसमें हम लाइन वोल्टेज पढ़ेंगे। समझ गए, लाइन वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या यही रहेगा या अलग होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो हम सोचे थे आज खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आज खत्म करेंगे तो खत्म नहीं होगा, वैसे हो जाएगा, क्षति पूर्ति बस करना होगा। तो कल एक बार क्लास रखते हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी उस पर करा करके खत्म करते हैं। कल पावर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका तो चलेगा, आप पावर सिस्टम पर हो, ठीक है। 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैग्नेटिक थोड़ा सा हल्का सा अगर टच कर दूंगा ना, हाँ PDF मैं PDF भेज दूंगा, एक एक करके सब PDF भेज देता हूँ, खोज रहा हूँ कहाँ कहाँ PDF है, होगा सब मेरे पास होगा, ठीक है। एक बार लेक्चर देख लूंगा, उसके बाद सबको भेज दूंगा। तो ठीक है, आप लोग पर हो, कम्युनिकेशन वाले का, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का चलेगा, अभी नया सिलेबस चलेगा। और जो इलेक्ट्रिकल वाले होगा पावर सिस्टम पर हो, 1 से 2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा। टेंशन मतलब, हमको भी टेंशन है, आपका सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है तो हमें आपसे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि फाइनली हमारी ही बेइज्जती होनी है, आप तो चले जाओगे। चलिए, तो इसी के साथ रखते हैं आज के सेशन।